नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से हम अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने हैमर के बारे में बात की, उसके बाद हमने हैंगिंग मैन के बारे में बात की, उसके बाद हमने स्पिनिंग टॉप और दोजी के बारे में बात की, और अब हम बात करने वाले हैं इनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में। अब तक हमने जो बात की यानी हैमर, हैंगिंग मैन, दोजी या स्पिनिंग टॉप, ये सारी सिंगल कैंडल्स थी। यानी एक कैंडल को देख के आप इंडिकेशन चेक करते थे कि उनसे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है और उनके बेसिस पर हम देखते थे कि हम क्या पोजीशन मार्केट में ले सकते हैं। लेकिन इनगल्फिंग पैटर्न कोई सिंगल कैंडल नहीं है। इनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल से बनती है। जैसे कि सिंगल कैंडल पैटर्न में हम एक ट्रेडिंग सेशन या एक दिन की कैंडल का एनालिसिस करके डिसीजन लेते थे। यहाँ पर हमें 2 दिन या फिर 2 ट्रेडिंग सेशन के कैंडल्स का एनालिसिस करना होगा। तो बेसिकली 2 तरह के इनगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो इनके नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये पैटर्न किस तरह के होंगे। तो पहले बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को देखते हैं। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में आता है और कुछ इस तरह दिखता है। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि पूरी तरह से कवर कर लेना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो दूसरे नंबर की कैंडल है उसने पहले नंबर की कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, शेयर प्राइस लगातार गिर रही है और उसी बीच एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखता है तो उसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है और वो ये कि ये जो पहली बॉडी है यानी रेड कैंडल की बॉडी, उसे ग्रीन कैंडल की बॉडी ने पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी इस रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह कवर नहीं कर रही है तो वो इनगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा। तो जैसे कि हमने बात की थी कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में आता है जब स्टॉक प्राइसेस गिर रही होती है। तो डाउन टर्न में स्टॉक प्राइसेस लगातार गिर रही है और नए नए लोज बना रही है, जिसके बाद अचानक ये ग्रीन कैंडल बन जाती है जो कि पूरी तरह से उसकी पहले की रेड कैंडल को कवर कर लेती है और उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उस रेड कैंडल से ज्यादा होती है। तो ये ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। साथ ही उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले जो रेड कैंडल थी उससे ज्यादा है। तो इस ग्रीन कैंडल के दिन बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है और सिर्फ एंट्री नहीं की है, उन्होंने उस दिन भर में अपना मोमेंटम भी बनाए रखा। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बताता है कि उस डाउन ट्रेंड में यानी उस बियरिश ट्रेंड में बुल्स ने एंट्री कर ली है और अच्छी खासी सक्सेसफुल एंट्री कर ली है, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आगे भी बुलिश पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है, जिसके चलते ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। यानी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बताता है कि जहां पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है वहां से आगे मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद कर ले सकते हैं। जिस दिन आपको ये इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस दिन के आखिर में खरीद सकते हो। यानी जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके आखिर पीरियड में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो उस दिन के आखिर के कुछ टाइम में आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो, या फिर आप अगले दिन का वेट कर सकते हो और अगले दिन उस स्टॉक को खरीद सकते हो। और इन दोनों रेड और ग्रीन कैंडल में से जिस कैंडल का लो कम है उसे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एक चीज हम फिर से रिपीट करेंगे कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करिए। अब बात करते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में आता है और कुछ इस तरह दिखता है। इसमें पहले आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी और उसके बाद रेड कैंडल दिखेगी, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इस रेड कैंडल ने उसके पहले की ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लिया है। देखो, जरूरी नहीं है कि उस पूरी रेड कैंडल को उस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर करना है। जरूरी ये है कि उस रेड कैंडल की बॉडी को ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेना है। तो यहाँ पर बॉडी ज्यादा मैटर करती है रादर देन की पूरी कैंडल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में अप ट्रेंड यानी बुल ट्रेंड चल रहा है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही है और नए नए हाइस तैयार हो रहे हैं, और इन हाइस के बीच अचानक से एक रेड कैंडल आ जाती है जिसकी बॉडी उसके पहले की रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखेगा तो उसे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाएगा। तो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें क्या इंडिकेट करता है? बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में अपट्रेंड चल रहा है, लगातार उस स्टॉक में नए नए हाइस तैयार हो रहे हैं। उसी बीच ये रेड कैंडल आ जाती है और ये रेड कैंडल इंडिकेट करती है कि उस रेड कैंडल के दिन की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले के दिन की क्लोजिंग प्राइस से कम है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि उस रेड कैंडल के दिन बियर्स ने उस स्टॉक में या मार्केट में एंट्री कर ली है, जिसकी वजह से ही रेड कैंडल तैयार हुई है और उस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जिससे हमें पता चलता है कि बियर्स ने उस स्टॉक में या मार्केट में एंट्री कर ली है, जिसके चलते आगे बियर ट्रेंड शुरू हो सकता है, यानी स्टॉक गिरना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यानी ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग करके उस स्टॉक की गिरने वाली प्राइस का फायदा ले सकते हैं। यानी बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट करके यानी उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं,
जैसे कि बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद जैसे ही उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगेगी तो उससे जिन ट्रेडर्स ने उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग की है उन्हें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेडर्स जिस दिन ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है उस दिन के आखिर के पीरियड में इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो रेड कैंडल है उसके अगले दिन ट्रेडर इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में पोजीशन लोगे तो उसमें ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, इन दोनों में से जिस कैंडल का हाई ज्यादा रहेगा उसे आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज कर सकते हो। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से हमें पता चलता है कि डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक में एंट्री करके ले सकते हैं। वही बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बताता है कि जो अप ट्रेंड चल रहा है वो खत्म हो सकता है और डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट करके कर सकते हैं। तो आशा करते हो कि आपको बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ये दोनों भी पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही ये पैटर्न्स क्या इंडिकेट करते हैं ये भी समझ में आया होगा। हमने ये भी बात की थी कि इन पैटर्न्स के बाद आप कौन सी पोजीशंस ले सकते हो और क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी कुछ इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं। हम पता करेंगे कि वो पैटर्न्स क्या इंडिकेट करते हैं और उन पैटर्न्स के बाद आप कौन सी पोजीशन मार्केट में ले सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि इन कैंडलस्टिक चार्ट को हम कहाँ देख सकते हैं, तो अगर आपका कहीं पर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप moneycontrol.com पर भी इन चार्ट्स को देख सकते हो। moneycontrol.com की वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर का नाम सर्च कर लीजिए और उसके बाद यहाँ टेक्निकल चार्ट पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको उस स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट मिल जाएगा। और इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के अलग अलग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ट्रेडिंग ऐप्स होते हैं। तो उन ऐप्स की मदद से और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैंडलस्टिक चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो। वहां पर आपको हर एक स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट मिल जाएगा, जिसके बाद आप वहां पर अपना एनालिसिस शुरू कर सकते हो। आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आसानी से कैंडलस्टिक चार्ट का एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर्स पेड है तो कुछ सॉफ्टवेयर्स फ्री भी है। तो आगे चलकर पैटर्न्स को समझने के बाद हम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टेक्निकल एनालिसिस के इस 8th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से हम अलग अलग पैटर्न्स को समझ रहे हैं और इस लेक्चर में भी हम कुछ पैटर्न्स को समझेंगे। देखो, एक बार ये सारे पैटर्न्स हो जाए तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट रीड करना बहुत आसान जाएगा। कोई भी कैंडल कैसे भी हो आप उसे तुरंत परखना सीख जाओगे और टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एपिसोड में हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इन दो रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये स्टार क्या होता है। तो चलो पहले स्टार्स को समझते हैं। स्टार्स की बॉडी छोटी होती है, उनकी अपर शैडो और लोअर शैडो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, या फिर उनकी अपर शैडो और लोअर शैडो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो स्टार की बॉडी छोटी ही होनी चाहिए और स्टार के पहले की जो कैंडल है और वो और स्टार की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए। तो ये गैप हमें क्या बताता है? तो ये गैप हमें बताता है कि ये जो स्टार वाली कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बुल रन चल रहा है और उसके बीच स्टार आ गया है, और क्योंकि स्टार की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है तो ये हमें बताता है कि स्टार वाले दिन उस स्टॉक की डिमांड बढ़ गई है। इसलिए स्टार वाले दिन वो स्टॉक उसके पहले की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुला है। तो यहाँ पर ये गैप हमें उस स्टॉक की स्पेशल डिमांड शो कर रहा है। वही अगर कोई स्टार डाउन ट्रेंड में आता है तो वो कुछ इस तरह दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जिसका मतलब है कि लोग उस स्टॉक को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं और उससे निकलना चाहते हैं। वही आप देख सकते हो कि स्टार की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। तो जब किसी कैंडल की बॉडी छोटी होती है तो उसका मतलब आपको पता ही है, तो उसका मतलब होता है कि उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के नजदीक है। यानी स्टॉक में मूवमेंट अगर हुआ भी है तो भी वो स्टॉक दिन के आखिर में जाकर उसके ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुआ। तो जब भी किसी कैंडल की बॉडी स्मॉल होती है तो उससे हमें पता चलता है कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी चल रही है। ना बुल्स अपने मोमेंटम को बनाए रख पा रहे हैं, ना ही बियर्स। अगर कोई स्टार अप ट्रेंड के दौरान आता है तो वो हमें बताता है कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी आ रही है, क्योंकि स्टार वाले दिन ना बुल्स उस स्टॉक को कंट्रोल कर पाए ना ही बियर्स। वही अगर स्टार डाउन ट्रेंड के बीच आता है तो भी वो यही बताता है कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी चल रही है। ना ही बुल्स उस स्टॉक को कंट्रोल कर पा रहे हैं ना ही बियर्स। चलो तो बात करते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में, इवनिंग स्टार के बारे में और कुछ और स्टार्स के बारे में। मॉर्निंग स्टार कुछ इस तरह दिखता है। अब तक जितने भी पैटर्न्स हमने देखे उसमें 1 या 2 कैंडल्स थी, पर इस पैटर्न में 3 कैंडल्स है। चलो तो देखते हैं कि इन 3 कैंडल्स का मीनिंग क्या होता है और मॉर्निंग स्टार का मीनिंग क्या होता है। मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में आता है। इस मॉर्निंग स्टार की पहली जो बॉडी है वो रेड कैंडल है, जो बताती है कि मार्केट में बियर ट्रेंड चल रहा है। और जैसे कि आपको पता है मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में आता है तो बियर ट्रेंड पहले से ही चल रहा है और ये रेड कैंडल फिर से प्रूव करती है कि बियर ट्रेंड जारी है। उसके बाद ये दूसरी कैंडल आती है जो कि स्टार है, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टार के पहले की कैंडल की बॉडी और स्टार की बॉडी के बीच गैप है।
तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न की ये दूसरी कैंडल यानी स्टार हमें बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही है। ना बुल्स उस स्टॉक को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही बियर्स। देखो, स्टार के कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है कि वो रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, क्योंकि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत नजदीक होती है। उसके बाद अब बात करते हैं इस थर्ड कैंडल की। तो ये थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल है और सेकंड कैंडल यानी स्टार और इस थर्ड कैंडल के बीच भी गैप है, यानी सेकंड कैंडल की बॉडी और थर्ड कैंडल की बॉडी के बीच गैप है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में एक चीज जरूरी है कि पहली कैंडल और दूसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए। उनके शैडो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले कैंडल की शैडो दूसरी कैंडल की शैडो में या बॉडी तक जा रही है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस पहली कैंडल और दूसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए। तो मॉर्निंग स्टार इस तरह बनता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस थर्ड कैंडल की बॉडी उस पहले कैंडल की बॉडी के अंदर है। तो स्टार के बाद ये थर्ड कैंडल हमें बताती है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस थर्ड कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच गैप है, जिसका ये मतलब है कि इस थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी कि दिन की शुरुआत में ही बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है और उन्होंने अपना मोमेंटम बनाए रखा, क्योंकि आप देख सकते हो कि उस थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच काफी अच्छा गैप है। सो इट शोज कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है और अपना मोमेंटम भी बनाए रखा है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें बताता है कि वो स्टॉक रिवर्स होने जा रहा है, वो स्टॉक का पैटर्न चेंज हो रहा है और बियर्स ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद कर सकते हैं। ट्रेडर्स या तो उस थर्ड कैंडल के दिन उस स्टॉक को खरीद सकते हैं या फिर पूरा मॉर्निंग स्टार तैयार होने के बाद अगले दिन उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। इन तीनों कैंडल में से जिस कैंडल का लो सबसे कम रहेगा उसे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मॉर्निंग स्टार हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है और मॉर्निंग स्टार हमेशा डाउन ट्रेंड में आता है। आई होप आपको मॉर्निंग स्टार अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार के अपोजिट होता है और इवनिंग स्टार हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, यानी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में आता है, यानी राइजिंग ट्रेंड के दौरान आता है। इवनिंग स्टार कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें भी 3 कैंडल्स होती है। पहली ग्रीन कैंडल, दूसरा होता है स्टार और तीसरी कैंडल होती है रेड कैंडल। चलो तो अब इवनिंग स्टार का पैटर्न और मीनिंग समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि इवनिंग स्टार हमें क्या इंडिकेशन देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है, यानी अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बीच एक ग्रीन कैंडल आई जिसमें हमने बताया कि बुल ट्रेंड लगातार चल रहा है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो स्टार है, क्योंकि स्टार और उसके पहले के कैंडल की बॉडी के बीच गैप है। तो इस बुलिश ट्रेंड के बीच स्टार आने से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है, क्योंकि स्टार वाली कैंडल के दिन ना बुल उस स्टॉक को कंट्रोल कर पाए ना ही बियर्स। और फिर तीसरी कैंडल जो है वो रेड कैंडल है, जिसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के बीच समाई हुई है। और खास बात यह है कि ये जो थर्ड कैंडल है वो रेड कैंडल है। तो इस थर्ड कैंडल से हमें ये पता चला है कि मार्केट में बियर्स ने एंट्री की है, और ना कि सिर्फ एंट्री की है, उन्होंने अपना मोमेंटम पूरे दिन में बनाए रखा और आखिर में उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस काफी नीचे जाकर क्लोज हुई। तो इस तरह इवनिंग स्टार हमें बताता है कि बुल ट्रेंड समाप्त हो रहा है और बियर ट्रेंड शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से उस स्टॉक में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट सेल करके ले सकते हैं। यानी ट्रेडर्स पहले उस स्टॉक को सेल करके फिर खरीद कर उस स्टॉक में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इवनिंग स्टार के मेन फीचर्स ये है कि इवनिंग स्टार बुल ट्रेंड में आता है, उसके साथ ही इवनिंग स्टार की पहली कैंडल और दूसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होता है। सिमिलरली उसकी दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल की बॉडी के बीच भी गैप होता है, और जो तीसरे कैंडल की बॉडी होती है वो पहले कैंडल के बीच समाई हुई होती है। तो इवनिंग स्टार कुछ इस तरह बना होता है, जो हमें बताता है कि मार्केट में या उस स्टॉक में बियर ट्रेंड आने वाला है। तो ये था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में डिस्कशन। अगर मॉर्निंग स्टार की जो सेकंड कैंडल होती है जो कि स्टार होता है, उसकी जगह वहां पर स्टार की बजाय दोजी रहेगा तो उसे मॉर्निंग दोजी स्टार कहा जाएगा। सिमिलरली इवनिंग स्टार में सेकंड कैंडल यानी स्टार की जगह दोजी रहता है तो उसे इवनिंग दोजी स्टार कहा जाएगा। देखो, मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग दोजी स्टार में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टार की बॉडी स्मॉल होती है, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि मार्केट अनसर्टन है। सिमिलरली दोजी की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, और वो भी हमें यही बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। इसलिए मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग दोजी स्टार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिमिलरली इवनिंग स्टार और इवनिंग दोजी स्टार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि आपको आज के पैटर्न समझ में आए होंगे, जो कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग दोजी स्टार और इवनिंग दोजी स्टार थे।
इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिन्हें भी हम जल्दी समझ लेंगे। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे इन पैटर्न्स को समझते समझते हम हर एक कैंडल को परखना सीख गए हैं। अब किसी भी कैंडल के बाद कोई भी कैंडल आ जाए, हम बता सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कब बुल्स उस स्टॉक पर कंट्रोल कर रहे हैं, कब बियर्स उस स्टॉक पर कंट्रोल कर रहे हैं, एटसेट्रा। तो इन पैटर्न्स की मदद से हम धीरे धीरे कैंडल्स को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले कुछ एपिसोड्स में हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को समझ लेंगे और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की बाकी चीजें भी देखेंगे। आशा कर इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इनके बारे में बात की थी और आज हम कुछ और पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम शूटिंग स्टार के बारे में बात करेंगे, साथ ही हरामे पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। हरामे पैटर्न में मेनली दो पैटर्न्स होते हैं, बुलिश हरामे पैटर्न और बियरिश हरामे पैटर्न। तो उनको आज हम डिटेल में समझेंगे। ये सारे पैटर्न्स अगले 1-2 लेक्चर तक चलेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की बाकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं शूटिंग स्टार से। शूटिंग स्टार कुछ इस तरह दिखता है। तो शूटिंग स्टार बुल ट्रेंड के दौरान आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है और उसी बीच ये शूटिंग स्टार आ गया है। शूटिंग स्टार भी एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें ट्रेंड में होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है। क्योंकि शूटिंग स्टार की बॉडी बहुत छोटी होती है, इसलिए शूटिंग स्टार का कलर उतना मैटर नहीं करता है। तो चलो देखते हैं कि शूटिंग स्टार को देखकर हमें क्या समझ में आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और उसी पीछे शूटिंग स्टार आ गया है। शूटिंग स्टार की बॉडी बहुत छोटी है, इसके लोअर शैडो नहीं के बराबर है और अपर शैडो काफी लंबी है। तो ये शूटिंग स्टार हमें बताता है कि बुलिश ट्रेंड के दौरान मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक की प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली गई, लेकिन बुल्स उस स्टॉक पर अपना मोमेंटम बना नहीं पाए और दिन के आखिर तक स्टॉक प्राइस फिर से उस ओपन के पास जाकर ही क्लोज हुई। तो बुलिश ट्रेंड के दौरान जब शूटिंग स्टार आता है तो हमें इंडिकेट करता है कि बुल्स अपना मोमेंटम खोते हुए दिख रहे हैं। शूटिंग स्टार उतना ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर नहीं है, इसलिए बस शूटिंग स्टार के बेसिस पर आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। और एक चीज, शूटिंग स्टार की बॉडी और उसके पहले की कैंडल की बॉडी के बीच हमेशा गैप रहता है, तो ये चीज भी आपको जरूर ऑब्जर्व करनी होगी। तो शूटिंग स्टार के बाद अब हम बात करेंगे हरामे पैटर्न के बारे में। देखो कैंडलस्टिक चार्ट के ये जो भी नाम है वो सारे जापानीज नाम है। तो पुराने जमाने में जापान में हरामी का मतलब होता था प्रेग्नेंट, तो यहाँ पर हरामी का मतलब है प्रेग्नेंट, ना कि आप जो समझ रहे हैं वो। तो पहले हम बात करेंगे बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। बुलिश हरामी पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है और डाउन ट्रेंड के दौरान आता है। तो हरामी पैटर्न 2 कैंडल से बना हुआ होता है। इसमें जो बड़ी कैंडल और पहली कैंडल होती है उसे मदर कैंडल कहते हैं और जो दूसरी छोटी कैंडल होती है उसे बेबी कैंडल कहते हैं। तो बुलिश हरामी पैटर्न में ये जो पहली कैंडल होती है वो हमेशा रेड होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है, उसी पीछे पहली कैंडल आ गई जो हमें बता रही है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बियरिश ट्रेंड चल रहा है और शेयर प्राइस लगातार गिर रही है। उसके बाद ये सेकंड कैंडल आती है जिसकी बॉडी काफी छोटी होती है। इस सेकंड कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत छोटी है। तो ये सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल हमें बताती है कि उसकी ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाली कैंडल यानी मदर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो ये चीज हमें बताती है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। लेकिन फिर बुल्स उस मोमेंटम को दिन भर बनाए नहीं रख पाते और उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज होती है। तो यहाँ पर सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस भी उसके पहले की कैंडल यानी मदर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो ये चीज हमें बताती है कि मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। पर बुलिश हरामी कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है कि जिसके बेसिस पर आप तुरंत मार्केट में पोजीशन ले सको। जैसे कि हमने देखा था कि मॉर्निंग स्टार और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन्होंने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स दिए थे जिसके बेसिस पर हम आसानी से ट्रेड शुरू कर सकते थे। पर यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न का इंडिकेटर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बस बता रहा है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। पर बुलिश हरामी पैटर्न को देखकर आप समझ सकते हो कि बुल्स पूरे दिन भर अपना मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंटली अपना ट्रेड शुरू नहीं कर सकते। तो हमने देखा था कि इनगल्फिंग पैटर्न में दूसरी कैंडल पहली कैंडल को कवर कर लेती है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हरामी पैटर्न में पहली कैंडल दूसरी कैंडल को कवर कर रही है। तो बुलिश हरामी पैटर्न में चाहे पहली और दूसरी कैंडल की जो शैडोज है वो कहीं पर भी हो, लेकिन पहली कैंडल की बॉडी को यानी मदर कैंडल की बॉडी को बेबी कैंडल की बॉडी को कवर करना होता है। तो बुलिश हरामी पैटर्न को आइडेंटिफाई करते वक्त आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी। चलो तो बात करते हैं बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में। बियरिश हरामी पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। तो बियरिश हरामी पैटर्न की जो पहली कैंडल होती है यानी मदर कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जो दूसरी कैंडल होती है यानी बेबी कैंडल होती है वो कोई भी कलर की हो सकती है। क्योंकि उसकी बॉडी बहुत छोटी है इसलिए उसका कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बियरिश हरामी पैटर्न अब ट्रेंड के दौरान आता है।
और यहाँ पर शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है। उसी बीच ये पहली कैंडल आ गई है जिसने हमें बता दिया है कि मार्केट में या उस स्टॉक में बुल ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक की प्राइस लगातार ऊपर जा रही है। तो ये पहली कैंडल हमें बता दी है कि मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है और बुल्स उस स्टॉक में या मार्केट में अपना मोमेंटम बनाए रखने में कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड कैंडल आती है। आप देख सकते हो कि सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। तो ये चीज हमें बताती है कि उस स्टॉक के शुरुआती दौर में ही बियर्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है, लेकिन बियर्स अपना ये मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए और दिन के आखिर में उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुई। तो और एक चीज आपको यहाँ पर जो देखनी है वो ये कि उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस अभी भी उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। तो ये चीज हमें बताती है कि उस स्टॉक में बियर्स ने एंट्री कर ली है। तो यहाँ पर इस बियरिश हरामी पैटर्न ने हमें इंडिकेशन दे दिया है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है, लेकिन ये इंडिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बियरिश हरामी पैटर्न में बियर्स अपना मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए, जिसकी वजह से बियरिश हरामी पैटर्न से हमें जो सिग्नल मिला है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि इवनिंग स्टार का था या फिर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का था। इसलिए बियरिश हरामी पैटर्न के बाद तुरंत मार्केट में पोजीशन लेना रिस्की हो सकता है। तो पहले हमने देखा था बुलिश हरामी पैटर्न। तो बुलिश हरामी पैटर्न के बाद अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हो तो आप बाय पोजीशन ले सकते हो। सिमिलरली बियरिश हरामी पैटर्न के बाद आप अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप उस स्टॉक में शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हो। बेहतर होगा कि आप पावरफुल सिग्नल्स की तरफ ध्यान दो और उनके बेसिस पर मार्केट में पोजीशन लो। तो आशा करता हूँ कि इस एपिसोड से आपको शूटिंग स्टार और बुलिश और बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। धीरे धीरे इन पैटर्न्स को समझते समझते हम पूरे कैंडलस्टिक को एनालाइज करना सीख जाएंगे, जिसके बाद चाहे कोई भी चीज हो आप तुरंत उसे आसानी से एनालाइज कर सकते हो कि ये पैटर्न कौन सा हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है और उसका इंडिकेशन क्या है। आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम और कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। देखो, टेक्निकल एनालिसिस उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हो। अब अगर इसे ध्यान से समझोगे, हर एक पैटर्न को अच्छे से समझोगे तो आप बड़े आसानी से टेक्निकल एनालिसिस को सीख जाओगे। आगे चलकर टेक्निकल एनालिसिस में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, जिसको सीखते हुए हमें काफी मजा भी आने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पैटर्न्स के बारे में बात की थी, जैसे कि बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न का और एक टाइप होता है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम कुछ और पैटर्न्स के बारे में भी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं हरामी क्रॉस के बारे में। जैसे कि हमने देखा है कि हरामी पैटर्न में 2 कैंडल्स होती है, एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल। और जो बेबी कैंडल होती है उसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बेबी कैंडल होती है वो दोजी होती है, यानी उसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होता है। तो जब हरामी पैटर्न में बेबी कैंडल दोजी होता है तब उसे हरामी क्रॉस कहा जाता है। तो बुलिश हरामी क्रॉस कैसे दिखेगा और बियरिश हरामी क्रॉस कैसे दिखेगा इसे आप यहाँ सामने देख सकते हो। बुलिश हरामी क्रॉस में जो पहली कैंडल होती है यानी मदर कैंडल होती है वो उसी तरह होती है और वो रेड कलर की ही होती है। बस दूसरी कैंडल जो होती है यानी बेबी कैंडल होती है वो दोजी होती है। तो यहाँ बुलिश हरामी क्रॉस में आप देख सकते हो कि उस दोजी की जो ओपनिंग प्राइस है वही उसकी क्लोजिंग प्राइस है, जो हमें दिखाता है कि उस बेबी पैटर्न की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, यानी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न बुलिश हरामी पैटर्न से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न में जो बेबी कैंडल होती है उसकी बॉडी छोटी होती है, यानी उसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पास पास होती है। वही बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न में सेकंड कैंडल दोजी होने की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, जो हमें बताती है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री तो कर ली है पर बुल्स अपने मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो स्टॉक जहां पे ओपन हुआ वही जाकर आखिर में क्लोज हुआ। सेम चीज बियरिश हरामी क्रॉस में भी होगी। बियरिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी क्रॉस में मेन डिफरेंस यही है कि बियरिश हरामी पैटर्न में सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल की बॉडी छोटी होती है और बियरिश हरामी क्रॉस पैटर्न में सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल दोजी होता है। सो अगर आप बात करेंगे कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है तो बियरिश हरामी क्रॉस बियरिश हरामी पैटर्न से स्ट्रॉन्गर होता है। तो आई होप कि आपको हरामी क्रॉस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ और पैटर्न्स की बात करते हैं और शुरुआत करेंगे अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न 3 कैंडल से बना हुआ होता है। पहली कैंडल ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल रेड कैंडल होती है और तीसरी कैंडल भी रेड कैंडल ही होती है। तो यहाँ पर जो पहली कैंडल है और दूसरी कैंडल है उनकी बॉडी के बीच हमेशा गैप रहता है, इसलिए इस पैटर्न के नाम में अपसाइड गैप ये वर्ड यूज किया गया है। तो जैसे कि हमें नाम से पता चलता है कि अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान आता है, जिसमें शेयर की प्राइसेस लगातार ऊपर चली जा रही है और वो स्टॉक अपने नए नए हाई तैयार कर रहा है। उसी बीच एक रेड कैंडल वहां पे तैयार होती है जो कि इस पैटर्न की सेकंड कैंडल है। तो अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न की पहली कैंडल हमें बता दी है कि अप ट्रेंड चल रहा है और ये पहली ग्रीन कैंडल हमें इंडिकेशन देती है कि अपसाइड ट्रेंड लगातार चल रहा है और उस स्टॉक में बुल सवार है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल की बॉडी के बीच का जो गैप है वो हमें इंडिकेट करता है कि सेकंड कैंडल पहली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुई है, यानी वो स्टॉक शुरुआत में तो ऊपर जा रहा था लेकिन दिन के आखिर तक वो स्टॉक उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो गया।
जिसकी वजह से वो सेकंड कैंडल रेड हो गई। तो ये सेकंड कैंडल हमें बताती है कि अल्दो मार्केट अच्छी खासी प्राइस पर ओपन हुआ था, उसके बाद वो स्टॉक उस बुलिश मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाया और वो स्टॉक उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे आकर क्लोज हुआ। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो अब बात करते हैं इस थर्ड कैंडल की। तो ये थर्ड कैंडल भी रेड कैंडल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर है, लेकिन फिर से बुल्स अपनी मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाए और वो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे रही। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये है कि इस थर्ड कैंडल की क्लोजिंग सेकंड कैंडल की क्लोजिंग से नीचे है। तो इस तरह अपसाइड गैप 2 क्रॉस से हमें पता चलता है कि बुल्स अपनी मोमेंटम बनाए नहीं रख पा रहे हैं। और थर्ड वाली कैंडल ने तो हमें ये भी बताया है कि उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की यानी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे है। तो इस तरह ये चीजें इंडिकेट कर रही है कि धीरे धीरे बुल्स अपना कंट्रोल खो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है। अगर अगले 1 या 2 सेशन तक भी ऐसा ही चलता है तो इन्वेस्टर उस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अगेन आपको बता दूं कि अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न उतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, तो अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न के बेसिस पर अपने डिसीजन लेते वक्त आपको सोचने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में। 3 ब्लैक क्रॉस कुछ इस तरह दिखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 3 ब्लैक क्रॉस अपवर्ड ट्रेंड के दौरान आते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस को पहचानने के 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि 3 ब्लैक क्रॉस में ये जो 3 रेड कैंडल्स हैं उनकी क्लोजिंग प्राइस उनकी लो प्राइस के करीब होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन तीनों भी रेड कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस उनकी लो प्राइस के बहुत नजदीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर है। सिमिलरली थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस सेकंड कैंडल के बॉडी के अंदर है। तो ये भी 3 ब्लैक क्रॉस का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। चलो तो देखते हैं कि 3 ब्लैक क्रॉस के पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है। मार्केट में अपट्रेंड चल रहा है, उसी बीच एक रेड कैंडल आ जाती है जो हमें बताती है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। देन जो सेकंड रेड कैंडल है वो हमें बताती है कि उस दिन उस स्टॉक की ओपनिंग प्राइस उसके पहले के कैंडल के दिन से कम है। सिमिलरली उसकी क्लोजिंग प्राइस भी उसके पहले के कैंडल से कम है। यही चीज तीसरे कैंडल के दिन भी हुई। तीसरे कैंडल की ओपनिंग प्राइस सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस से कम है। सिमिलरली तीसरे कैंडल की क्लोजिंग प्राइस भी उसकी पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जो हमें बता रहा है कि बियर्स लगातार मोमेंटम में आ रहे हैं और अपना मोमेंटम बनाए रख पा रहे हैं। तो 3 ब्लैक क्रॉस हमें बियरिश ट्रेंड का कंफर्मेशन देते हैं। पर 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के साथ दिक्कत ये है कि ये पैटर्न पूरा होने में 3 दिन लगते हैं और ये बड़ा एक क्लियर कट पैटर्न है, जिसकी वजह से कई बार ट्रेडर्स के हाथ से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन 3 दिनों में लगातार वो स्टॉक नीचे गिरता चला गया है। तो जो ट्रेडर्स 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के बाद अपने डिसीजन लेंगे, हो सकता है उन्होंने उससे पहले की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज गवा दी हो। सो अगर आपको थर्ड कैंडल के दिन पता चल रहा है कि उस स्टॉक की ओपनिंग प्राइस उसके पहले के दिन की ओपनिंग प्राइस से कम है, तो आप थर्ड कैंडल के दिन अपनी पोजीशन स्टॉक में ले सकते हो। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के बाद अब हम बात करेंगे 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न के बारे में। 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। 3 व्हाइट सोल्जर्स में 3 कैंडल्स होती है और ये तीनों भी कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स होती है। तो 3 व्हाइट सोल्जर्स को पहचानने का तरीका ये है कि सेकंड ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहली वाली कैंडल से ऊपर रहेगी। सिमिलरली इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहली वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर रहेगी। सेम चीज थर्ड कैंडल के बारे में भी लागू होती है। थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस से ऊपर होगी और थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होगी। सो अगर आपको 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान या फिर स्टेबल मार्केट के दौरान मिलता है तो वो एक इंडिकेशन है कि बुल्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और उन्होंने अच्छी खासी एंट्री कर भी ली है। तो 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न हमें बताता है कि बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है और आप मार्केट में पोजीशन ले सकते हो। बट 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न के बारे में भी दिक्कत ये है कि ये पैटर्न 3 कैंडल से बना है, जिसकी वजह से कंफर्मेशन मिलने में काफी टाइम लगता है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। इसलिए अगर आप इस पैटर्न को तीसरे दिन की शुरुआत में ही पहचान लेते हो और देख लेते हो कि तीसरे कैंडल के दिन स्टॉक की ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाले कैंडल से ज्यादा है, तो उस दिन आप उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हो या फिर आप उस पूरे पैटर्न का इंतजार कर सकते हो, यानी तीसरे दिन तक स्टॉक क्लोज होने का इंतजार कर सकते हो और उसके अगले दिन मार्केट में अपनी पोजीशन ले सकते हो। तो आज हमने हरामी क्रॉस, अपसाइड गैप 2 क्रॉस, 3 ब्लैक क्रॉस और 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न के बारे में बात की। नेक्स्ट एपिसोड में हम पियर्सिंग पैटर्न और काउंटर अटैक लाइंस के बारे में बात करेंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज समझाए गए सारे पैटर्न्स अच्छे से समझ में आए होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के इस 11th पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर और काउंटर अटैक लाइंस के बारे में। ये सारे पैटर्न्स काफी इंटरेस्टिंग हैं, तो चलो 1 बाय 1 इन सभी को हम समझ लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे पियर्सिंग पैटर्न से। तो पियर्सिंग पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टॉक की प्राइसेस लगातार गिर रही है, उसी बीच ये 2 कैंडल्स तैयार होते हैं। तो पियर्सिंग पैटर्न 2 कैंडल से तैयार होती है और डाउन ट्रेंड के बीच आती है। इसमें से जो पहली कैंडल है वो रेड कैंडल है और दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल है।
तो पहली कैंडल जो है वो उस डाउन ट्रेंड को कंफर्म करती है कि डाउन ट्रेंड लगातार चल रहा है। उसी बीच ये ग्रीन कैंडल निकल कर आती है। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जो हमें कंफर्म कराती है कि शुरुआत में उस स्टॉक पर बियर्स ही सवार थे। लेकिन बियर्स उस स्टॉक में मोमेंटम नहीं बना पाए और दिन के आखिर तक वो स्टॉक अपनी ओपनिंग प्राइस से काफी ऊपर जाकर क्लोज हुआ, जो कि बताता है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है। अगर आप इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो वो उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर है, जो ये इंडिकेट करती है कि बुल्स ने उस स्टॉक में अच्छी खासी एंट्री कर ली है, जिसके बेसिस पर वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो पियर्सिंग पैटर्न कैसे पहचानना है? तो पियर्सिंग पैटर्न की पहली कैंडल रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल होती है। साथ ही जो दूसरी कैंडल होती है उसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि दूसरी कैंडल की अच्छी खासी बॉडी पहले कैंडल की बॉडी में समाई हुई है, तो इस सेकंड कैंडल की कम से कम आधी बॉडी पहले कैंडल की बॉडी में समाई हुई होनी चाहिए। तो पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है जो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। पियर्सिंग पैटर्न के बाद अब हम बात करेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है, जो कि अप ट्रेंड के दौरान आता है। तो डार्क क्लाउड कवर एक बियरिश पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड के दौरान आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि शुरुआत में स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और लगातार नए नए हाईज तैयार हो रहे हैं। उसके पीछे ग्रीन कैंडल आ जाती है जो हमें इंडिकेट करती है कि बुल ट्रेंड लगातार चल रहा है, और उसके बाद ये रेड कैंडल आती है। तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में दो कैंडल्स होती है, पहली ग्रीन कैंडल और दूसरी रेड कैंडल। तो अगर आप रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस पर देखोगे तो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की ओपनिंग प्राइस से ऊपर थी, यानी शुरुआत में वो बता रही थी कि उस स्टॉक में बुल्स का रन जारी है। लेकिन फिर बुल्स उस मोमेंटम को बना ही नहीं रख पाए और दिन के आखिर तक शेयर प्राइस गिरते 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 काफी नीचे आकर क्लोज हुई। अगर आप उस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है, जो हमें बताता है कि उस स्टॉक में बियर्स ने एंट्री कर ली है। और फिर डार्क क्लाउड कवर हमें बताता है कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है और ट्रेडर्स स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यानी डार्क क्लाउड कवर हमें शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस दूसरी कैंडल की बॉडी पहले कैंडल की बॉडी में कवर हो गई है, और डार्क क्लाउड कवर का ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि दूसरे कैंडल की बॉडी पहले कैंडल की बॉडी में करीब 50% होनी चाहिए, यानी सेकंड कैंडल की करीब आधी बॉडी पहली कैंडल में होनी चाहिए। तो डार्क क्लाउड कवर के इस क्राइटेरिया को आप जरूर ध्यान में रखिए। पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर के बाद अब हम बात करेंगे काउंटर अटैक लाइंस के बारे में। काउंटर अटैक लाइंस दो तरह की होती है, बुलिश काउंटर अटैक लाइन और बियरिश काउंटर अटैक लाइन। तो पहले हम बात करेंगे बुलिश काउंटर अटैक लाइन के बारे में। तो बुलिश काउंटर अटैक लाइन कुछ इस तरह दिखती है। तो जैसे कि हमने देखा है कि जितने भी बुलिश पैटर्न्स हैं वो डाउन ट्रेंड में आते हैं, उसी तरह बुलिश काउंटर अटैक लाइन भी डाउन ट्रेंड में आती है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट में स्टॉक की प्राइसेस लगातार गिर रही है। उसी बीच एक रेड कैंडल आती है जो हमें बताती है कि स्टॉक की प्राइसेस लगातार गिर रही है और उस स्टॉक पर बियर्स सवार है। और फिर उस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस पहले कैंडल के और दूसरे कैंडल की क्लोजिंग प्राइस सेम है। तो जब ये सेकंड कैंडल ओपन हुई तो स्टॉक ने काफी जंप लिया, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और इस सेकंड ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस के बीच बहुत सारा गैप है, जो हमें बताता है कि उस सेकंड कैंडल के दिन स्टॉक की प्राइस ने शुरुआत में बहुत ज्यादा जंप ली, लेकिन उस जंप के बाद वो स्टॉक अपने बियरिश मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाया और फिर बाद में उस स्टॉक की प्राइस गिरकर पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस के पास जाकर क्लोज हुई। तो ये पैटर्न हमें बताता है कि बियर्स ने एंट्री तो कर ली थी, बट बियर्स उस मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके चलते हमें ये सिग्नल मिलता है कि बियर्स का रन यहाँ पर खत्म हो सकता है और बुल्स उस स्टॉक में या मार्केट में पूरी तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो दिखने में ये बुलिश काउंटर अटैक लाइन पियर्सिंग पैटर्न की तरह दिखती है, पर उन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि पियर्सिंग पैटर्न की सेकंड कैंडल की बॉडी लगभग 50% यानी आधी पहली कैंडल में घुसी हुई होती है, जबकि काउंटर अटैक लाइंस में ऐसा नहीं होता। तो बुलिश काउंटर अटैक लाइन हमें बताती है कि मार्केट के ट्रेंड में चेंज हो रहा है और ट्रेडर्स यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे बियरिश काउंटर अटैक लाइन के बारे में। बियरिश काउंटर अटैक लाइन कुछ इस तरह दिखती है। तो जैसे कि नाम में ही लिखा है बियरिश काउंटर अटैक लाइन, तो बियरिश पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक की प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही है। उसी पीछे ग्रीन कैंडल आती है जो कंफर्मेशन देती है कि बुल ट्रेंड लगातार चल रहा है, और उसके बाद ये रेड कैंडल आती है। अगर इस रेड कैंडल को ध्यान से देखा जाए तो इस रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाली कैंडल से काफी ऊपर थी, जो कि हमें बताती है कि उस स्टॉक में उस दिन शुरुआत में बुल्स सवार थे, लेकिन वो बुल्स उस स्टॉक में मोमेंटम बना नहीं पाए और दिन के आखिर तक उस स्टॉक की प्राइस काफी गिर गई और गिरकर उसके पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस के बराबर आ गई। तो बियरिश काउंटर अटैक लाइन बुलिश काउंटर अटैक लाइन से बिल्कुल अपोजिट है। दिखने में बियरिश काउंटर अटैक लाइन
डार्क क्लाउड कवर की तरह दिखती है, पर उन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि डार्क क्लाउड कवर के सेकंड कैंडल की लगभग आधी बॉडी पहले बॉडी के अंदर घुसी हुई होती है, जबकि बियरिश काउंटर अटैक लाइन में ऐसा नहीं होता। तो बियरिश काउंटर अटैक लाइन हमें बताती है कि सेकंड कैंडल के दिन बुल्स अपनी मोमेंटम नहीं बना पाए, जिसके चलते ट्रेंड चेंज हो सकता है और बियर्स उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, जिसके चलते ट्रेडर्स उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज समझाए हुए सारे पैटर्न्स यानी डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न और बियरिश एंड बुलिश काउंटर अटैक लाइन अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड हमारा पैटर्न्स का आखिरी एपिसोड होगा, जिसके बाद हम आगे टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको आज के पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं, विंडोज पैटर्न और तासुकी पैटर्न। तो शुरुआत करेंगे विंडोज पैटर्न से। बेसिकली दो तरह के विंडोज पैटर्न होते हैं, राइजिंग विंडो पैटर्न और फॉलिंग विंडो पैटर्न। तो इन दोनों को समझने से पहले हम समझते हैं कि विंडो क्या होता है। तो विंडो का मतलब होता है गैप। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दो कैंडल्स के बीच एक गैप है और इस गैप को ही विंडो कहते हैं। चलो तो बात करते हैं राइजिंग विंडो पैटर्न के बारे में। तो राइजिंग विंडो पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ रही है, उससे पीछे ग्रीन कैंडल आ गई और उस ग्रीन कैंडल के बाद जब दूसरी ग्रीन कैंडल आई तो उन दोनों के बीच गैप है और इस गैप को ही विंडो कहते हैं। तो राइजिंग ट्रेंड के दौरान अगर कोई विंडो आती है तो उसे राइजिंग विंडो कहते हैं। तो राइजिंग विंडो पैटर्न की ये दोनों भी कैंडल्स ग्रीन है और इन दोनों के बीच गैप है। तो अगर आप इस गैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहली वाली ग्रीन कैंडल है उसका हाई और जो सेकंड वाली कैंडल है उसका लो, इन दोनों के बीच वो गैप है। तो ये जो भी गैप होता है वो हमेशा उन कैंडल्स के शैडो के बीच होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। देखो, बॉडी के बीच का गैप मतलब नहीं रखता, यहाँ पर आपको चाहिए उन शैडोज के बीच का गैप। अगर शैडो के बीच गैप होगा तभी वो विंडो कहलाएगी। तो जब भी राइजिंग विंडो पैटर्न दिखता है तो उसका मतलब है कि ये जो अप ट्रेंड है वो लगातार चलता रहेगा। इससे पहले हमने जो भी पैटर्न्स देखे वो रिवर्सल पैटर्न थे, यानी उन पैटर्न्स के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। विंडो पैटर्न हमें बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे कि राइजिंग पैटर्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है और इस विंडो के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि अप ट्रेंड आगे भी लगातार चलता रहेगा। तो ट्रेडर्स विंडो पैटर्न देखने के बाद उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो राइजिंग विंडो पैटर्न हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है कि उस स्टॉक का अप ट्रेंड आगे भी लगातार चलता रहेगा। अब बात करते हैं फॉलिंग विंडो पैटर्न के बारे में। फॉलिंग विंडो पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्टॉक्स के प्राइसेस लगातार गिर रही है और उसी बीच ये पहली रेड कैंडल आती है और उसके बाद ये दूसरी रेड कैंडल आती है। आप देख रहे हो कि इन दोनों रेड कैंडल के शैडो के बीच गैप है, यानी विंडो है। तो डाउन ट्रेंड के बीच में अगर कोई विंडो आती है तो उसे फॉलिंग विंडो पैटर्न कहते हैं और वो हमें इंडिकेट करती है कि जो फॉलिंग ट्रेंड चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। तो फॉलिंग विंडो पैटर्न हमें बताता है कि स्टॉक्स की प्राइसेस आगे भी लगातार गिरती रहेगी। तो इन शॉर्ट फॉलिंग विंडो पैटर्न हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। तो फॉलिंग विंडो पैटर्न के बाद ट्रेडर्स उस स्टॉक में शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हैं और उस फॉलिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं। तो ये था विंडो पैटर्न। तो अब हम बात करेंगे तासुकी पैटर्न के बारे में। तासुकी पैटर्न भी विंडो पैटर्न पर ही बेस्ड है। तो तासुकी पैटर्न फिलहाल हमारा लास्ट पैटर्न है जिसे हम समझने वाले हैं। देखो, पैटर्न्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो अब तक हमने बहुत सारे पैटर्न समझ लिए हैं। तो बेसिकली पैटर्न्स हमें पूरी कैंडलस्टिक को समझने में मदद करते हैं कि फिलहाल चार्ट में क्या हो रहा है। पैटर्न्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल अगर ऐसी आती है तो उसका मतलब क्या होता है, पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल अगर वैसी आती है तो उसका मतलब क्या होता है, एटसेट्रा। जरूरी नहीं है कि आपको सारे पैटर्न्स याद रखने चाहिए, बस आपको उनको अच्छे से समझना चाहिए ताकि कैंडलस्टिक चार्ट पर कुछ भी दिखे आप उसे तुरंत पहचान पाओ कि फिलहाल उस स्टॉक में क्या चल रहा है और उस स्टॉक में आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और उस स्टॉक में जो भी चल रहा है उसका मतलब क्या है। चलो तो तासुकी पैटर्न को समझते हैं। बेसिकली दो तरह के तासुकी पैटर्न होते हैं, अपवर्ड तासुकी और डाउनवर्ड तासुकी। तो पहले बात करते हैं अपवर्ड तासुकी के बारे में। अपवर्ड तासुकी पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है और जैसे कि नाम में ही लिखा है अपवर्ड, तो आप समझ रहे हो कि एक बुलिश पैटर्न है जो कि अपवर्ड ट्रेंड के दौरान आता है। तो यहाँ पर स्टॉक्स की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है, उसी बीच एक ग्रीन कैंडल आती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक गैप आता है, यानी एक विंडो आती है। तो इस गैप यानी विंडो के बाद जो कैंडल्स है, इन दोनों कैंडल्स की साइज आप देख सकते हो लगभग सेम ही है। तो तासुकी पैटर्न की कंडीशन है कि गैप के बाद जो दो कैंडल्स आती है उनकी साइज एक दूसरे से समान हो। तो इस पैटर्न में ये जो तीसरी कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस उसके पहली वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है। तो तासुकी अपवर्ड पैटर्न भी हमें ये इंडिकेशन देता है कि उस स्टॉक में जो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा। ट्रेडर्स उस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं और बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। तो अपवर्ड तासुकी पैटर्न हमें बताता है कि उस स्टॉक में जो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था वो चलता रहेगा और ट्रेडर्स उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाउनवर्ड तासुकी पैटर्न के बारे में। डाउनवर्ड तासुकी पैटर्न अपवर्ड तासुकी पैटर्न के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो डाउनवर्ड तासुकी पैटर्न में स्टॉक्स की प्राइस लगातार गिर रही है और उसी बीच इस रेड कैंडल के बाद गैप यानी विंडो आती है और उसके बाद दो कैंडल्स आती है जो कुछ इस तरह दिखती है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो थर्ड कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, और यही चीज डाउनवर्ड तासुकी पैटर्न का मेन फीचर है। तो डाउनवर्ड तासुकी पैटर्न हमें बताता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा, और डाउनवर्ड तासुकी पैटर्न के बाद ट्रेडर्स उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर तासुकी पैटर्न को देखा जाए तो तासुकी पैटर्न विंडो पैटर्न पर बेस्ड है, यानी यहाँ पर मेन डिफरेंशिएटर विंडो ही है। विंडो से ही हमें पता चलता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा, इसलिए आपको तासुकी पैटर्न पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप विंडो को देखते रहिए, विंडो आपको काफी अच्छी इंडिकेशन दे देंगे। बस एक चीज होनी चाहिए कि जो पहला वाला ट्रेंड है वो काफी लंबा होना चाहिए, यानी अगर लगातार अप ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद गैप यानी विंडो आती है तो उसका मतलब है कि वो पैटर्न चलता रहेगा, यानी वो अप ट्रेंड चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पैटर्न समाप्त होते हैं। यहाँ से आगे हम टेक्निकल एनालिसिस में जो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि अब तक जितने भी पैटर्न्स आपको समझाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आज जिन पैटर्न्स के बारे में हमने बात की यानी विंडो और तासुकी पैटर्न्स के बारे में हमने आज जो बात की वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगले कुछ लेक्चर्स में हम टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी बाकी और चीजों के बारे में और साथ ही कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ट्रेडिंग करते टाइम काफी बारे में बहुत डिटेल में समझा था। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि वॉल्यूम, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये तीनों भी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस दो चीजों का एनालिसिस होता है, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस को तो हमने देख लिया और प्राइस के अनुसार हमने अलग अलग पैटर्न्स को भी देख लिया। अब वॉल्यूम का क्या, ये वॉल्यूम होता क्या है और उसे कैसे एनालाइज किया जाता है, इसे अब हम समझेंगे। तो वॉल्यूम हमें बताता है कि उस दिन कितने शेयर्स ट्रेड हुए। जैसे कि आप यहाँ पर टीसीएस के शेयर डिटेल्स देख सकते हो। तो टीसीएस के डिटेल्स में आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17 सितंबर 2019 को टीसीएस का वॉल्यूम 27,96,530 था, यानी इसका मतलब है कि उस दिन 27,96,530 शेयर्स ट्रेड हुए, यानी उतने शेयर्स का लेन देन हुआ। तो वॉल्यूम हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर दिन या उस पर्टिकुलर टाइम में कितने शेयर्स का लेन देन हुआ। अब 17 सितंबर 2019 को टीसीएस के 27,96,530 शेयर्स ट्रेड हुए। अब ये वॉल्यूम कम है या ज्यादा, ये कैसे पता करें? तो उसके लिए आपको पिछले कुछ दिनों का एवरेज वॉल्यूम देखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17 सितंबर के पहले 5 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 24,86,391 था। 17 सितंबर के पहले 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 22,85,555 था, और 17 सितंबर के पहले 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम 22,43,505 था। तो इससे हमें पता चलता है कि 17 सितंबर से पहले के दिनों का एवरेज 17 सितंबर के वॉल्यूम से कम था, जिससे हमें ये पता चलता है कि 17 सितंबर का वॉल्यूम अच्छा था। टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको वॉल्यूम का एनालिसिस करना ही करना होता है। तो जिस दिन ज्यादा वॉल्यूम होता है तो उस दिन ये माना जाता है कि उस दिन जो भी मूवमेंट हुई है वो इंपॉर्टेंट थी। यानी मान लेते कि 2 रिवर्सल पैटर्न्स हैं। एक दिन के रिवर्सल पैटर्न के दिन वॉल्यूम कम था और एक दिन के रिवर्सल पैटर्न के दिन वॉल्यूम ज्यादा था। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस उस रिवर्सल पैटर्न को दिया जाएगा जिस दिन वॉल्यूम ज्यादा था। अगर किसी दिन रिवर्सल पैटर्न आता है या कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न आपको दिखाई देता है जिसके बेसिस पर आप डिसीजन लेने जाते हो और तभी आपको लगता है कि उस दिन का वॉल्यूम काफी कम है, तो आपको उस बेसिस पर डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है, पैटर्न और वॉल्यूम। सही पैटर्न और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि वो जो पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग है। जनरली आपको वॉल्यूम कैंडलस्टिक चार्ट में नीचे इस तरह दिखता है, जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि उस दिन वॉल्यूम कम था या ज्यादा, और फिर आप वॉल्यूम और कैंडल दोनों को चेक करके अपने डिसीजन ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन भी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ट्रेंड लाइन से हमें ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर कोई भी ट्रेंड नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर एक ग्राफ है और इस सिंपल ट्रेंड लाइन से हमें पता चलता है कि इस स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है। तो जब तक शेयर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है तब तक माना जाएगा कि ट्रेंड चल रहा है, और शेयर प्राइस जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो माना जाएगा कि वहां पर वो ट्रेंड खत्म हो गया है, और फिर वहां से या तो दूसरा ट्रेंड शुरू हो सकता है या फिर कोई भी ट्रेंड नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आपने कई बार न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में या कहीं पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जिक्र जरूर सुना होगा। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत जनरली यूज की जाने वाली टर्म है। तो चलो देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सपोर्ट से। सपोर्ट हमें स्टॉप लॉस सेट करने में मदद करता है। कैसे? चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे ये स्पेसिफिक प्राइस है जहां पर जाकर वो शेयर प्राइस फिर से यू टर्न ले रही है, यानी फिर से ऊपर जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बार बार शेयर प्राइस यहाँ तक आके गिरती है और यहाँ से आके फिर से उभर जाती है, और फिर इन डॉट्स को जोड़कर हमें सपोर्ट लाइन मिल जाती है। तो सपोर्ट लाइन हमें बताती है कि सपोर्ट लाइन के पॉइंट पर बाइंग प्रेशर ज्यादा है,
यानी बाय करने वाले ज्यादा है, जिससे शेयर प्राइस उस लाइन के नीचे नहीं जा रही है। इसलिए सपोर्ट का उपयोग ट्रेडर स्टॉप लॉस के लिए करते हैं। तो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप इस ग्राफ को देखकर तुरंत पहचान सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट पे आकर शेयर प्राइस फिर से वापस ऊपर चली गई है, और उन पॉइंट्स को जोड़कर आप सपोर्ट लाइन बना सकते हो, जो कि आपके लिए आपका स्टॉप लॉस का काम करेगी। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जितने भी पैटर्न्स देखे हैं उसमें हमें ये तो पता चला कि अब शेयर को बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता चला कि उस शेयर का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसकी टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए। तो इन चीजों के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर डिपेंड रहना होता है। सपोर्ट के बाद अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस एक ऐसी लेवल होती है जहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, यानी जहां पर जाकर शेयर प्राइस यू टर्न ले लेती है, यानी शेयर प्राइस जल्दी से उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि शेयर प्राइस कई बार रेजिस्टेंस के लेवल तक चली गई और फिर वापस नीचे चली आ गई, क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर जाकर शेयर प्राइस नीचे चली जाती है। तो रेजिस्टेंस का उपयोग टारगेट प्राइस सेट करने के लिए किया जाता है। मान लेते कि आपने किसी शेयर को 100 रुपए पर इंट्राडे के लिए खरीद लिया है, तो आप रेजिस्टेंस लाइंस को टारगेट रख सकते हो, यानी जैसे ही शेयर प्राइस उस रेजिस्टेंस लाइन को टच कर देगी आपके शेयर सेल हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो शेयर प्राइस जितनी बार रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी और नीचे आएगी उतनी ही रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी ना। अगर शेयर प्राइस सपोर्ट लेवल को या फिर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर उसके बाद आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा आपके करंट प्राइस के ऊपर होता है और सपोर्ट हमेशा आपके करंट प्राइस से, यानी जो प्राइस चल रही है उससे नीचे होता है। तो जैसे ही शेयर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल भी चेंज हो जाएंगे। आपको फिर से उस प्राइस के ऊपर के ऐसे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जहां पर जाकर वो शेयर प्राइस नीचे चली आई है, और उन पॉइंट्स को जोड़कर आप रेजिस्टेंस लाइंस बना सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक काफी सिंपल कंसेप्ट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए और अपने टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करते वक्त आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यूज जरूर कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं और उन्हें आप कैसे यूज कर सकते हो। कई तरह के डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, तो हम जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनको पूरी डिटेल में समझ लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज के हम टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स को समझते आए हैं और अब हम इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, MACD दैट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एटसेट्रा। इंडिकेटर्स काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि वो हमें ट्रेंड के बारे में बताते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है और आगे कौन सा ट्रेंड आ सकता है। तो इंडिकेटर्स की मदद से आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाय पोजीशन और सेल पोजीशन ले सकते हो। तो इंडिकेटर्स की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि उस स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही इंडिकेटर्स आपको एग्जिट के बारे में भी जानकारी देते हैं कि कब आपको उस शेयर को बेचना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे मूविंग एवरेज इस इंडिकेटर से। दो तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं। एवरेजेस को तो हम सब जानते हैं, अब सिंपल मूविंग एवरेज मतलब वो एवरेज जो मूव होता है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, तो आपको SBI के जो पिछले 5 दिन है उनकी क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालना पड़ेगा। चलो तो इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आज की तारीख है 17 अक्टूबर, और अगर आपको 17 अक्टूबर को SBI का पिछले 5 दिनों का मूविंग एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले आपको SBI के जो पिछले 5 दिन है उनकी क्लोजिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, और वो क्लोजिंग प्राइस आप मनी कंट्रोल या फिर किसी भी और वेबसाइट से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम moneycontrol.com पर आते हैं और moneycontrol.com पर आकर SBI सर्च करते हैं, जिसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आती है और ये चार्ट आता है। अब इस चार्ट में आप पिछले 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइस आसानी से पता कर सकते हो। ऊपर यहाँ पर आपको शेयर की उस दिन की क्लोजिंग प्राइस मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 16 अक्टूबर को SBI की क्लोजिंग प्राइस 256.05 रुपीज थी। 15 अक्टूबर को SBI की शेयर की क्लोजिंग प्राइस 258.45 रुपीज थी। फिर 14 अक्टूबर को SBI की क्लोजिंग प्राइस 255.45 रुपीज थी। उसके बाद 13 तारीख संडे थी और 12 तारीख सैटरडे थी, इसलिए स्टॉक मार्केट उन दोनों दिनों के लिए क्लोज था। फिर हम आते हैं 11 अक्टूबर की तरफ। 11 अक्टूबर को SBI की क्लोजिंग प्राइस 254.55 रुपीज थी और 10 अक्टूबर को SBI की क्लोजिंग प्राइस 254.15 रुपीज थी। तो इस तरह हमने SBI के पिछले 5 दिनों की, यानी 16 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख, 11 तारीख और 10 तारीख इनकी क्लोजिंग प्राइस देखी। तो इन सारी क्लोजिंग प्राइस के हम टोटल निकालेंगे। तो इन सारी क्लोजिंग प्राइस की टोटल आती है 1278.65 रुपीज। और फिर जैसे कि हमें 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। सो 1278.65 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 255.73 रुपीज। तो SBI के पिछले 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 255 रुपीज 0.73। सिमिलरली आपको कल यानी 18 तारीख को SBI का 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, तो आपको 18 तारीख के जो पिछले 5 दिन हैं
उनकी क्लोजिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। अगेन उन सारी क्लोजिंग प्राइसेस को ऐड करके उन्हें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको 18 तारीख का SBI का 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगा। और फिर इसी तरह ये मूविंग एवरेज एक एक दिन आगे बढ़ता चला जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि वो चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या फिर MACD हो, ये सारे इंडिकेटर्स आपको आजकल रेडीमेड मिलते हैं। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, तो आपको उनका कैलकुलेशन नहीं बल्कि उन्हें एनालाइज करना आना चाहिए। तो moneycontrol.com पर या फिर जिस किसी ब्रोकरेज फर्म के पास आपका डीमैट अकाउंट है, उनके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप से इन सारे इंडिकेटर्स को चेक कर सकते हो। मूविंग एवरेज कितने भी दिनों का हो सकता है, जैसे कि 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन एटसेट्रा। तो जो सबसे पॉपुलर मूविंग एवरेजेस हैं वो है 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज। तो जैसे कि हमने देखा कि SBI का जो 5 दिन का मूविंग एवरेज था वो था 255.73 रुपीज़। तो ये मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है? मूविंग एवरेज बताता है कि पिछले 5 दिनों में SBI का शेयर किस एवरेज प्राइस पर ट्रेड हो रहा था, जिससे आपको एवरेज प्राइस पता करने में मदद होती है। जब किसी दिन की शेयर प्राइस उसके मूविंग एवरेज से ऊपर होती है तो ये माना जाता है कि उस स्टॉक में अप ट्रेंड आ सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद कर ले सकते हैं। वहीं जब भी किसी शेयर की प्राइस उसके मूविंग एवरेज से नीचे चली जाती है तो ये माना जाता है कि उस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर चल रहा है और उस स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट सेल करके कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेजेस काफी पॉपुलर है। तो अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो आप 50 डेज मूविंग एवरेज यूज कीजिए। अगर आप मीडियम टर्म यानी अगर आप कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो आप 100 डेज मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो आप 200 डेज मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। आप चाहे तो एक साथ इन तीनों भी मूविंग एवरेजेस को लगाकर स्टॉक प्राइस एनालाइज कर सकते हो। चलो तो इसे भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप moneycontrol.com पर जाकर SBI सर्च कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ये चार्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको क्लिक करना है एडवांस इंटरैक्टिव चार्ट पर। उसके बाद आप अपना कर्सर चार्ट टाइप पर लाइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए कैंडलस्टिक पर। तो फिर आपको यहाँ पर जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा और फिर आप ओवरलेस पर कर्सर ले जाइए और क्लिक कीजिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज। और यहाँ पीरियड में आप डालिए 5, क्योंकि आप 5 दिन का मूविंग एवरेज निकाल रहे हो। तो उसके बाद 5 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो आपको इस तरह रेड कलर में दिखेगी। सो अगर आपको 50 डे मूविंग एवरेज चेक करना है तो आप फिर से सिंपल मूविंग एवरेज पर जाइए एंड वहाँ पे डालिए 50 डे मूविंग एवरेज और ड्रॉ पर क्लिक कीजिए। तो यह है SBI का 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। सो जैसे कि पहले हमने देखा कि किसी शेयर की प्राइस किसी दिन उसके मूविंग एवरेज से ज्यादा है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है। वो चीज बताती है कि उस स्टॉक पर ट्रेडर बुलिश है और उस स्टॉक में अप ट्रेंड आ सकता है। तो यहाँ पर इस 50 डे मूविंग एवरेज को देखकर आप पता कर सकते हो, यहाँ 15 मई को शेयर प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अप ट्रेंड आ गया। इसका जब लाइन ने यहाँ पे क्रॉस किया तो उसके बाद यहाँ पर यानी 24 जुलाई 2019 को शेयर प्राइस उस 50 डे मूविंग एवरेज से कम थी और उसके बाद यानी वहाँ से बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया और फिर शेयर प्राइस गिरती चली गई। तो फिलहाल SBI की शेयर प्राइस उसके 50 डी मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है, यानी स्टॉक में बियरिश ट्रेंड चल रहा है। यानी ये मूविंग एवरेज हमें बता रहा है कि उस स्टॉक में बियरिश ट्रेंड आ सकता है। तो मूविंग एवरेज में ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी ये होती है कि जैसे ही मूविंग एवरेज की लाइन किसी दिन की स्टॉक प्राइस से ऊपर चली जाती है तो उस टाइम आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हो, और फिर जिस दिन उस स्टॉक की मूविंग एवरेज लाइन आने वाली फ्यूचर डेट की प्राइस से कम हो जाए तो उस दिन आप उस स्टॉक को बाय कीजिए। तो इस तरह आप मूविंग एवरेजेस की मदद से किसी स्टॉक में बाय और सेल डिसीजन ले सकते हो। तो ये था सिंपल मूविंग एवरेज, जिसमें हम जितने भी दिन का मूविंग एवरेज है उतने दिन की क्लोजिंग प्राइस लेकर उनको ऐड करके जितने दिन का वो मूविंग एवरेज है उतने दिन से उस टोटल को डिवाइड करते थे। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में ऐसा नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में जो रिसेंट डेट्स हैं उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि जो पुरानी डेट्स हैं उन्हें कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे अगर हमारा पुराना एग्जांपल लिया जाए तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 16 अक्टूबर की क्लोजिंग प्राइस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। उसके बाद 15 अक्टूबर की शेयर प्राइस को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। उसके बाद 11 और लास्ट में 10 तारीख को, यानी 10 तारीख को सबसे कम इंपॉर्टेंस मिलेगा, वही 16 तारीख को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो सिंपल भाषा में बात की जाए तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में जो रिसेंट डेट्स होती है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में ये माना जाता है कि जो रिसेंट ट्रेंड है और जो रिसेंट प्राइसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को आपको निकालने की जरूरत नहीं होती। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको रेडीमेड यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर ओवरलेस पर क्लिक करने पर आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर जितने भी दिन का मूविंग एवरेज आपको निकालना है, लेट से 12 दिन का मूविंग एवरेज आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर पीरियड 1 में 12 डाल दीजिए और यहाँ ड्रॉ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपको 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताएगी। अगर आपको 50 दिन का ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है तो आप 50 दिन का निकाल सकते हो, जिसके बाद
आपको ये लाइन कुछ इस तरह दिखेगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी आप सिंपल मूविंग एवरेज की तरह ही यूज कर सकते हो और उसी तरह अपनी बाइंग और सेलिंग पोजीशन ले सकते हो। वैसे ज्यादातर ट्रेडर सिंपल मूविंग एवरेजेस की बजाय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो भी मानते हैं कि जो रिसेंट प्राइस ट्रेंड है वो पुराने प्राइस ट्रेंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में आपको मूविंग एवरेज अच्छे से समझ में आया होगा। मूविंग एवरेज एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जो हमें क्लियर कट बता देता है कि कहाँ पर आपको बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए, कहाँ पर सेलिंग पोजीशन लेनी चाहिए और आगे उस शेयर का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो मूविंग एवरेज बहुत ही सिंपल और अच्छा इंडिकेटर है। उसके बाद जो इंडिकेटर आता है वो आता है MACD, दैट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसके बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं और आज हम बॉलिंजर बैंड्स के बारे में बात करेंगे। बॉलिंजर बैंड टेक्निकल एनालिसिस में काफी पॉपुलर चीज है। बहुत सारे ट्रेडर्स बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, आपने भी कई बार इसका नाम सुना होगा। तो आज हम देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड क्या होते हैं, उनका क्या रिलेवेंस होता है और उन्हें कैसे यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बाय या सेल डिसीजन करनी है तो उसमें बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। बॉलिंजर बैंड को मिस्टर जॉन बॉलिंजर ने इन्वेंट किया है। वैसे बॉलिंजर बैंड्स हमें प्राइस और वोलेटिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो बॉलिंजर बैंड में बेसिकली 3 लाइंस होती है, एक सेंट्रल लाइन और उसके ऊपर एक लाइन और उसके नीचे एक लाइन। जो सेंट्रल लाइन होती है वो शेयर प्राइस के पिछले कुछ दिनों की प्राइस का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं हमने पहले ही देखा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पिछले 25 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है तो आपको पिछले 25 दिनों की जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी एडिशन करनी पड़ेगी और उसे 25 दिनों से यानी 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो लाइन निकल कर आएगी दैट विल बी अ सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके ये ऊपर की और नीचे की 2 लाइन निकाली जाती है। वैसे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और बाकी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड सारे ब्रोकरेज फर्म्स और मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है। सो ये सारी चीज़ें रेडीमेड आपको मिल जाती है, वहाँ पर आपको कुछ भी सिंपल मूविंग एवरेज या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। चलो एक बार देख लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड किस तरह दिखता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले moneycontrol.com पर आइए। यहाँ पर रेफरेंस के लिए TCS का नाम डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर चार्ट पर आने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक चार्ट दिख रहा है, आप क्लिक कीजिए एडवांस इंटरैक्टिव चार्ट पर। उसके बाद ये चार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो भी टाइम पीरियड आपको लेना है वो आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पर ओवरलेज लिखा है, उस पर सबसे पहला ऑप्शन है बॉलिंजर बैंड्स। यहाँ पर हमने 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट किया है। सो 1 मंथ की जो शेयर प्राइस है वो आपको दिख रही है। अब जैसे ही ओवरलेज पर जाकर पहला ऑप्शन है बॉलिंजर बैंड, उस पर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये बॉलिंजर बैंड आपको वहाँ पे दिखेगा और जो मिडल लाइन है वो है उस पिछले 1 महीने की शेयर प्राइस का मूविंग एवरेज और उसके ऊपर और नीचे 2 लाइन्स है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है वोलेटिलिटी के बारे में। सो आप देख रहे हो कि जो अपर बैंड है और लोअर बैंड है, ये दोनों बैंड्स शुरुआत में यानी यहाँ पर मेन सेंट्रल लाइन से यानी जो सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है वहाँ से काफ़ी दूर थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्लोज आने लगे। सो जब ये दोनों बैंड्स सेंट्रल लाइन से यानी सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो वो चीज़ हमें बताती है कि मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी है। और जब वो पास में आ जाते हैं यानी सेंट्रल लाइन के पास में आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वोलेटिलिटी कम है। तो इस तरह बॉलिंजर बैंड्स हमें वोलेटिलिटी के बारे में बताते हैं। तो वो शेयर फिलहाल ज़्यादा वोलेटाइल है या नहीं, ये सीधा आपको बॉलिंजर बैंड देखकर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की। तो जब शेयर प्राइस इस अपर बैंड को या फिर लोअर बैंड को टच करती है तो वहाँ से आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में पता चलता है। अगर शेयर प्राइस लगातार इस अपर बैंड को टच करती है तो उससे हमें पता चलता है कि वो स्टॉक ओवरबॉट हो गया है और उसमें सेलिंग प्रेशर कभी भी आ सकता है, जिससे आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि आप उस शेयर को बेच सकते हो। तो ये जो अपर बैंड है उसे आप रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं लोअर बैंड की। तो अगर शेयर प्राइस लगातार इस लोअर बैंड के आसपास आ रही है और उसे टच कर रही है तो उससे हमें पता चलता है कि उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा बेचा गया है, जिससे उस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है और वो स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ऐसे टाइम आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो इस तरह बॉलिंजर बैंड्स को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हो और उनकी मदद से बाइंग सेलिंग डिसीजन ले सकते हो। सो मार्केट में कब एंट्री करनी और एग्जिट करनी है इसकी डिसीजन आप बॉलिंजर बैंड की मदद से ले सकते हो। जनरली ज़्यादातर शेयर प्राइस की एक्शन जो होती है वो इस बैंड्स के बीच ही होती है। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में हमने कई सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात की, जिससे हमें ये पता चला कि बाय डिसीजन कब लेनी है, सेल डिसीजन कब लेनी है, कब हमें शेयर को शॉर्ट सेल करना है, कब उसे खरीदना है, बेचना है, एटसेट्रा। साथ ही हमने स्टॉप लॉस वगैरह की भी काफ़ी सारी बातें की। तो एक बात आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि पिछले टाइम यानी हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ था, तो आगे भी ये हो सकता है, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो चीज़ आगे होगी ही। सो टेक्निकल एनालिसिस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, और ये चीज़ हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। अगर पूरे टेक्निकल एनालिसिस की और ट्रेडर्स की हिस्ट्री देखी जाए तो ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टिंग में बनता है और बनता आया है।
ट्रेडिंग में गैम्बलिंग का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। जैसे मिस्टर जॉन बॉलिंजर ने बॉलिंजर बैंड डेवलप किया है, उसी तरह आप भी अपना टेक्निकल इंडिकेटर डेवलप कर सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन वो चीज़ हमेशा आगे भी चलेगी ही चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सो ट्रेडिंग करते वक्त बड़े ध्यान से टेक्निकल एनालिसिस करें और जितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है उसका बस एकदम छोटा सा पोर्शन आप ट्रेडिंग के लिए अलोकेट कीजिए। ज़्यादातर पोर्शन इन्वेस्टिंग के लिए ही अलोकेट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही है जिससे एक्चुअली बिजनेसेस को फ़ायदा मिलता है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा कंपनी को मिलेगा। आप डेली ट्रेडिंग करोगे, सुबह खरीदोगे बेचोगे, तो उससे कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही कंपनी की जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सो इन्वेस्टिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसका कॉमन सेंस अप्रोच ये है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी अपने बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती है तो उसका फ़ायदा आपको होगा। सो जितना पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका ज़्यादातर पोर्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए साइड में रखें और बहुत ही छोटा सा पोर्शन आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और अल्टीमेटली आपको भी एक्सपीरियंस से पता ही चल जाएगा कि ट्रेडिंग में गैम्बलिंग का जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए श्योर शॉट इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, बीच में अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जिस पर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी पर आप बेट कर सकते हो, बट मेनली ऑलवेज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ आवर एडवाइस। वैसे टेक्निकल एनालिसिस का ये लास्ट पार्ट अपलोड करने में हमें काफ़ी डिले हुआ, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज का लेक्चर देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।